हाँ जी। तैयारी का डे 44 शुरू करते हुए ठीक है। तो जो हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे वो था प्रेसिडेंट के इलेक्शन सिस्टम के बारे। हमने बात की थी सिस्टम ऑफ इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कैसे काम करता है वो सब कुछ। अब बात करते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन कौन डालता है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। देखो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालने के लिए जो लोग मतलब वोट डालते हैं ना, उन्हें रेफर किया जाता है कि वो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है। जो लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रेसिडेंट के लिए वोट डालते हैं उन्हें बोला जाता है कि वो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है। अब ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है, ये किन लोगों से बना हुआ है? देखो, इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के। पार्लियामेंट का मतलब है आपके लोकसभा और राज्यसभा। एक चीज यहाँ पे जो नोटिस करने वाली है वो यहाँ पे सारी जगहों पे जो इलेक्टेड वर्ड है। ठीक है। देखो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक चीज याद रखना, और वैसे भी जनरली भी लेजिस्लेचर जितनी भी है इंडिया के अंदर, चाहे सेंटर में आपकी पार्लियामेंट है, चाहे आपकी स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, कई जगहों पे आपके मतलब एक प्रोविजन ऐड किया जाता है कि कुछ मेंबर्स को लेजिस्लेचर में नॉमिनेट किया जा सके। जैसे कई ट्राइबल स्टेट्स में जहां पे हमें महसूस होता है कि ट्राइबल स्टेट है, पर यहाँ पे ट्राइबल्स को रिप्रेजेंटेशन शायद कम मिले, यहाँ पे ट्राइबल्स अच्छे से रिप्रेजेंटेड ना हो, वहां पे उन स्टेट्स के अंदर गवर्नर के पास पावर होती है कि कुछ वो मेंबर्स को लेजिस्लेचर में नॉमिनेट कर दे, उस स्पेसिफिक ट्राइब के लोगों को। वैसे पार्लियामेंट की बात करूं, पार्लियामेंट के अंदर जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो 12 मेंबर नॉमिनेट करता है। ये 12 मेंबर ऐसे लोग होने चाहिए जिन्होंने किसी चीज में कंट्रीब्यूशन दी है। ठीक है, ह्यूमन प्रोग्रेस, पीस, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, ऐसे किसी फील्ड में काम किया है, और इसलिए मतलब उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया जा सकता है। ठीक है, टोटल 12 ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट आपके नॉमिनेट करते हैं। 6 साल का टर्म मिलता है। वो सारी चीजें हम आगे राज्यसभा लोकसभा जब पढ़ेंगे तब भी स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे पर है क्या कि ये सारे के सारे जो मेंबर्स इलेक्टेड हैं, तो कहीं पे भी पेपर में ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आ जाए, ऑल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव आ जाए, तो याद रखना वो स्टेटमेंट्स गलत होंगी। पेपर में सिर्फ वो स्टेटमेंट सही होगी जहां पे सिर्फ इलेक्टेड वर्ड होगा। ये नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं इन्हें वोटिंग राइट नहीं मिलता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, क्यों नहीं मिलता? देखो, जैसे कि राज्यसभा के ये 12 मेंबर्स ही लगा लो। ठीक है, पहले इनकी बात लगा लो। देखो, अगर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ने 12 लोगों को नॉमिनेट किया था। अब ये 12 लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं जो बाद में प्रेसिडेंट को का फेवर सीख करें कि हाँ, हम प्रेसिडेंट के साथ रहते हैं, इस पर्सन ने हमें पहले भी इलेक्ट किया, ये अगली बारी भी इलेक्ट करवा देगा। अब वही पर्सन लेट्स सपोज अगली बारी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में री इलेक्शन में खड़ा हो गया, प्रेसिडेंट के इलेक्शन दोबारा से लड़ रहा है। अब ऐसे पर्सन ने इन 12 लोगों को बोला कि देखो, मैंने तुम्हें कुर्सी दिलाई थी, ठीक है, और अब मैं चाहता हूं तुम मुझे वोट डाल दो, तुम सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस मैं होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक फेवरिज्म शो कर सकता है ना, कि फेवर से इन 12 लोगों को सीट दी और उन 12 ने वापस प्रेसिडेंट को फेवर रिटर्न कर दिया। फिर शायद अगली बारी प्रेसिडेंट 12 लोगों को फेवर दे, वो फिर रिटर्न कर दे। ऐसे तो एक सिस्टम बन जाएगा, और यही तो करप्शन है। फेवरिज्म भी अपने आप में करप्शन ही होती है। अब ये जो सारा का सारा सिस्टम है, ये सिस्टम को ही आपके कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए आमर्स को ही सीट देते हैं और किसी को नहीं देंगे। ठीक है, मतलब इलेक्टेड मेंबर्स को ही इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनाते हैं,
सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट डालें, जो आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट डालें। तो कौन कौन से डालते हैं? पार्लियामेंट के, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, सारी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब यहाँ पे भी एक चीज याद रखना, देखो मैंने आपको पहले बताया कई स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी होते हैं। काउंसिल्स तो बिल्कुल वोट डालते ही नहीं है, उसका तो कोई मेंबर भी नहीं डालेगा। असेंबली के सिर्फ इलेक्टेड डालेंगे, ठीक है। और 3 आपकी यूनियन टेरिटरीज जिनके इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, इनके इलेक्टेड मेंबर्स भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो सेंटर में वोट डाल रहे हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, इन्हें जैसे मैंने पहले बताया, इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी कहते हैं। जो आपकी ये लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर होते हैं, चाहे यूनियन टेरिटरीज के हों चाहे आपके स्टेट्स के हों, इन्हें एमएलए रेफर किया जाता है। अब देखो 3 चीजें कंसिडर करने वाली हैं। सबसे पहला फैक्ट जो है वो फैक्ट ये है कि पार्लियामेंट के अंदर तो ऑलमोस्ट अराउंड 800 के करीब सीटें हैं, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के। यानी कि इंडिया के अंदर राउंड फिगर में बोल रहा हूँ कि अराउंड 800 के करीब आपके एमपी हैं, ठीक है। वहीं पे अगर मैं एमएलएज की बात करूं, एमएलएज आपके पूरे इंडिया में मिला मिलू के अराउंड 3000 के करीब नंबर पड़ता है, ठीक है। तो ये पहला फैक्टर है कि आपके एमपी बहुत कम है और एमएलए बहुत ज्यादा है। अगर तो देखो मैं इन्हें बिल्कुल वोटिंग का बराबर राइट दे दूं, जो हम वैसे डेमोक्रेसी में कहते हैं 1 वोट 1 वैल्यू। अगर मैं इस तरीके से इंश्योर करना चाहूं कि मैं एक बंदे को एक ही टाइप की वोट दूं, एक ही वैल्यू हो, वो यहाँ पे सिस्टम बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि फिर ओवरऑल जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी वेटेज ज्यादा होगी और सेंटर में जो गवर्नमेंट बनी हुई है उसकी वेटेज कम हो जाएगी। तो एक तरह से स्टेट्स ज्यादा रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ, ठीक है। मतलब अगर इस जनरल केस में सिर्फ अगर मैं एक एक वोट दूं, ऑब्वियसली 3000 है, यहाँ पे 800 है। अब एक सिनेरियो मान के चलो, देखो प्रेसिडेंट साइन तो सारे के सारे यूनियन गवर्नमेंट के ऑर्डर के ऊपर करता है ना। लेट्स सपोज ऐसे भी इंडिया के अंदर, क्योंकि सिनेरियोज बने हुए हैं कि लेट्स सपोज स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इंडिया के अंदर अलग अलग, चाहे रीजनल पार्टीज जीती हुई कुछ भी, ये ज्यादातर ऐसी पार्टीज हैं, मान लेते हैं ये सारी की सारी एक ही पार्टी है, सारे इंडिया के अंदर जो स्टेट इलेक्शन जीती हुई है वो बी पार्टी जीती हुई है, सेंटर में जिनकी सरकार है वो ए पार्टी है। अब सेंटर में अगर ए पार्टी को अपनी सरकार चलानी, उन्हें हर ऑर्डर पे साइन चाहिए प्रेसिडेंट। पर अगर बी पार्टी के ज्यादातर लोगों ने सरकार बनवाई हुई है, मतलब प्रेसिडेंट को जिताया हुआ है, ठीक है, अगर सबको बराबर वोट मिलता है ये 800 और 3000 में से, फिर होता क्या कि आपका प्रेसिडेंट इनके कहने पे काम कर रहा होता, बी पार्टी के कहने पे। तो ऑब्वियसली उन्होंने अपना ही कोई बंदा जिताया होता, ठीक है। तो उनका अपना बंदा जिताया हुआ है, वो एक ही सरकार को काम ही ना करने देता, उनका हर ऑर्डर डिले करता रहता, फालतू में कोई ना कोई अड़चने डालता रहता, जैसे स्टेट के अंदर गवर्नर्स करते रहते हैं, ठीक है। गवर्नर अक्सर ही ये करते पाए जाते हैं। एक तो ये प्रिंसिपल हो गया। तो हम बराबर वोट एमपीज, जो आपके एमपी हैं और जो आपके एमएलए हैं, इन्हें बराबर वोट नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि एमपी अपने में नंबर में कम है, उन्हें किसी ना किसी तरीके से थोड़ी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देंगे, तब जाके ये नंबर बैलेंस होगा, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं अब एमएलए की, एमएलए के अंदर भी देखो हर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो भी अलग अलग नंबर से बनी हुई है। देखो सारी स्टेट्स में बराबर नंबर ऑफ एमएलए भी नहीं है, ये जो मैंने 3000 का नंबर बोला, ये भी सारे स्टेट्स में बराबर नहीं है। किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की 400 सीटें भी हैं, किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 40 भी हैं, किसी में आपकी क्या कहते हैं 70 भी होगी, अलग अलग नंबर है। अब अगर मैं एमएलए को भी बराबर वोट देता हूं आपस में, ठीक है, मैं सारे एमएलए को बोलूंगे आप सबको पर एक एक वोट मिलेगी, उसमें जिस स्टेट में ज्यादा एमएलए हैं
उन्हें तो अपने आप ही फेवर मिल गया कि हाँ इनकी पसंद का कैंडिडेट, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ये जो छोटी सी स्टेट्स हैं गोवा जैसी, इनकी सुनवाई कैसे होगी? ये यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, पूरे इंडिया का हेड मान रहे हो, उससे बराबर चुनने का मौका सारी स्टेट्स को ऐसे तो मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे स्टेट्स के अंदर भी बिल्कुल बराबरी नहीं कर सकते वन वोट वन वैल्यू डायरेक्टली इस सिस्टम से। हमें थोड़ा सा सिस्टम मॉडिफाई करना जरूरी है, ठीक है। और इसी कारण हमने दो फॉर्मूलाज तैयार किए। एक है कि एमएलए के वोट कैसे काउंट करेंगे। देखो एमएलए के अंदर क्या है कि जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट है, देखो इंडिया के अंदर वैसे ही जितनी भी सीटें फिक्स की गई हैं, जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सीटें ज्यादा है, जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम है वहां पे सीटें कम है। इसीलिए हमने पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, जो स्टेट की पूरी पॉपुलेशन है, डिवाइडेड बाय वहां पे एमएलए कितने हैं इनटू 1/1000, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई करके हम पर एमएलए सीट की क्या वैल्यू होगी ये निकाल लेते हैं। तो इंडिया के अंदर हर स्टेट के अंदर जितनी आबादी है, जितनी सीटें हैं, इनटू 1/1000 करके हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं कि उस स्टेट के एमएलए को कितनी वैल्यू मिलेगी। जिस स्टेट में सीटें कम हैं ऑब्वियसली इनकी वैल्यू ज्यादा होगी। लेट्स सपोज कर लेते हैं 2 लाख, 2.5 लाख, ठीक है। यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि शायद यहाँ पे सिर्फ 20,000 मिल रही है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं मतलब बैलेंस होनी चाहिए, ये तो मैंने सिर्फ एस्टिमेट में दिया, 25,000 लगा लो चलो, ठीक है। ये बैलेंस होनी चाहिए हमेशा, किसी भी तरीके से ये बैलेंस होनी चाहिए चीज। तो इस तरीके से आपकी सारे की सारे एमएलए की नंबर निकाल दिया जाता है। स्टेट्स आपस में बराबर नहीं होती, ठीक है। स्टेट और यूनियन का वैल्यू में, ये सिर्फ वैल्यू में बात कर रहा हूँ, वैल्यू में स्टेट स्टेट भी बराबर नहीं है, स्टेट और यूनियन भी बराबर नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तो कोई भी डाउट? और उसके बाद यहाँ पे जो एमपीज की पॉपुलेशन निकाली जाती है, अब उसके बाद एमपी की वैल्यू निकालनी है। सारे सम ऑफ वोट वैल्यू ऑफ ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एस, जितनी भी वैल्यू आई हर एमएलए की, देखो मैंने आपको बोला अराउंड 3,000 के करीब एमएलए हैं, उनकी जितनी भी टोटल वैल्यू, जैसे 2.5 लाख, 25,000, ये सारी वैल्यू को इंटू करके जितनी वैल्यू बनेगी उसे डिवाइड कर देना है पार्लियामेंट के अंदर मेंबर, जो अराउंड 800 के करीब है, ठीक है। ये डिवाइड किया हमने, इससे जो नंबर आएगा वो हर एमपी की वोट बन जाएगी। तो हम इस तरीके से वैल्यू बराबर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि फिर एमपीज को और ज्यादा वैल्यू मिलेगी वोट डालने। तो अपने आप ये जब जब नंबर हाई हो जाएगा तब जाके वो बराबर होगा। लेट्स सपोज इन्हें अगर 2.5 लाख मिल रहा था, ये छोटे छोटे को, एमपीज और भी कम है, मतलब टोटल करके इंडिया के, तो लेट्स सपोज हर एमपी को मैं 5 लाख का कोटा दे रहा हूँ, वैल्यू दे रहा हूँ, वो शायद जाके बैलेंस हो जाए। मतलब ये मैं सिर्फ एग्जांपल्स के थ्रू बता रहा हूँ। इस तरीके से अब तीसरी चीज है कि देखो ऐसा नहीं है कि इससे कहीं पे भी कोई अनफेयर है कि इसे कम मिल रहा है इसे ज्यादा मिल रहा है। ओवरऑल टोटल करके अगर आप हर जगह का टोटल करके देखोगे ना, फिर जाके आपकी स्टेट स्टेट और स्टेट टू सेंटर ये इक्वल पड़ते हैं। इंडिया में इलेक्शन क्राइटेरिया में बराबरी, इक्वालिटी डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, और वो इक्वालिटी इस तरीके से इंश्योर की जाती है कि चाहे वैल्यू अलग अलग मिल रही है, ओवरऑल आपके ये जो है ये बिल्कुल बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा सिस्टम बराबर हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरीके से अब इसी के अंदर अगला जो क्राइटेरिया है उस चीज को बताता हूँ, एक मिनट ना। हम्म, अब देखो यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट मेंशन की हुई है, और मैंने आपको बताया हर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बांटी हुई है, वो हर स्टेट में इस अकॉर्डिंग बांटी हुई है कि उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, आबादी कितनी है।
अब इसी चीज के चलते हुए हमारे यहाँ पे जो हमने सिस्टम बनाया हुआ है वो ये बनाया हुआ है कि देखो हमें प्रॉब्लम क्या आई जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया, कोई भी स्टेट अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं थी। क्यों? क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली में उतनी सीटें बढ़ती हैं, प्लस पार्लियामेंट में आपका नंबर उतना बड़ा होता जाता है। तो हर स्टेट कहीं ना कहीं ज्यादा रिप्रेजेंटेशन लेने के लिए पॉपुलेशन के ऊपर ध्यान नहीं देती थी कि चलो और रिप्रेजेंटेशन आएगी, लोकसभा राज्यसभा में हमारी इंपॉर्टेंस और बढ़ेगी। पर इसके कारण इंडिया जो इतना पॉपुलेशन हमें दिख रही थी कि एक्सप्लोजन हो रही है, ये तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी बनने वाली थी। इस कारण हम जो पॉपुलेशन हर जगह कंसिडर करते, इससे हमने रोक दिया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जो हुई, उसने पॉपुलेशन को फ्रीज कर दिया सेंसस ऑफ 1971 पे। हम जो आज भी किसी भी इलेक्शन के मामले में पॉपुलेशन कंसिडर करते हैं, सीटें, कितनी सीटें होनी चाहिए इसे देखने के लिए, अंदर रिजर्वेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं, वो आगे जाके मैं पार्लियामेंट में बताऊंगा, वो उसके लिए अलग अमेंडमेंट कर दी थी बाद में, कि सीटें किस स्टेट को कितनी मिलेंगी, हर लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी, ये आज भी सेंसस ऑफ 1971 के मुताबिक ही चल रहा है। ओरिजिनली ये ईयर 2000 तक फिक्स किया गया था, पर हमने 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 करके इस सेंसस 1971 को 2026 तक बढ़ा दिया। हमने ये बोला है कि अब 2026 के बाद जो भी सेंसस होगा, यानी कि 2031 का सेंसस होगा, उस पे हम जाके सीटें रिशफल करेंगे इंडिया में, ना ही कोई नई सीटें इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया में। ठीक है? तो सेंसस ऑफ 2031, उससे पहले सीटें नहीं रिफ्रेश होंगी। नए सेंसस ऑफ 1971 के मुताबिक ही चल रही हैं 2026 तक। और हमने प्रोविजन ये डाला है, ऐसा नहीं कि 2026 के बाद रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, जो भी लेटेस्ट सेंसस होगा, ऐसा नहीं लिखा। उससे जो नेक्स्ट सेंसस होगा, नेक्स्ट सेंसस वैसे तो 2021 का सेंसस है, ठीक है, जिसका डेटा धीरे धीरे रिलीज होना शुरू होगा, सेंसस ऑफ 2021, पर उस सेंसस को नहीं यूज करेंगे। 2026 के बाद कोई भी जो सेंसस आएगा वो 2031 का आएगा। उसके बाद तब जाके हम डिसाइड करेंगे हमने उसे यूज करना है, नहीं करना, कंटिन्यू करना है, क्या करना है। इसी कारण वो तब की तब डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो क्लियर है? तो इस कारण ये चीज को ऐसे फॉरवर्ड डाल दिया गया। ठीक है, अब कौन कौन लोग नहीं पार्टिसिपेट करते? सारे नॉमिनेटेड मेंबर्स, पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के नॉमिनेटेड मेंबर्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ के नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट नहीं करते। और लास्ट है मेंबर्स ऑफ ए डिसॉल्व्ड लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसका क्या मतलब है? देखो, अगर कोई प्रेसिडेंट के इलेक्शन से पहले कोई भी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है, गवर्नमेंट डिसॉल्व होने का मतलब है वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, और अभी री इलेक्शन नहीं हुए उस स्टेट के अंदर, उस स्टेट के अपने खुद के अभी इलेक्शन पेंडिंग है, पुरानी वाली लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, तो उसके जो मेंबर्स हैं वो वोट नहीं डालते। ठीक है, तो जो मतलब पुरानी है वो नहीं डालेगी। अब अगर इलेक्शन ड्यू हुए पड़े हैं, पुरानी वाले को डिसॉल्व कर दिया गया है, वो वाले मेंबर्स आपके वोट नहीं डालते। ये चीज याद रखना कि अगर असेंबली डिसॉल्व है किसी जगह पे, आपकी विधानसभा भंग कर दी गई है, वहां के लोग वोट नहीं डालेंगे। इस चीज को ध्यान से याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आ जाए, गलती नहीं करनी हमने। ठीक है, क्लियर है? अब एक चीज जो मैं आपको सुबह बता रहा था कि देखो होता क्या है कि पहले पिछले लेक्चर में बता रहा था कि जो कई लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन ऐसे ही भर देते थे रैंडमली, कि बस जीत गए तो जीत के, नहीं जीतते तो नहीं जीते। पर इसके कारण फालतू में इलेक्शन में टाइम वेस्ट होता था, क्योंकि स्लिप उतनी बड़ी बनती जाएगी, उतने ही नाम इंसर्ट करने पड़ेंगे, उतने ही राउंड कंडक्ट करवाने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। इसके कारण इलेक्शन कमीशन ने एक सिस्टम बनाया, मतलब पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया,
ठीक है, इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन थी। उसके बाद पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया कि अगर किसी को भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होना है, उसे सबसे पहले ये दिखाना पड़ेगा कि उसके पास कुछ तो सपोर्ट है। जिन लोगों ने वोट डालनी है, वो आपको कोई है उसमें से जो आपको सपोर्ट करता भी है, या रैंडमली बस आपने फॉर्म भरने का सोचा और फॉर्म भर दिया। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, जितने भी लोग आपके लिए, मतलब जो भी प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज है, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स पार्लियामेंट के या इलेक्टेड मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, चाहे वो स्टेट हो चाहे यूनियन टेरिटरीज हो, वहां पे आपको 50 इलेक्टर्स, यानी कि जो कह रहे हैं कि हाँ हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस आप होगे, वो आपको एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस आपके लिए साइन करके देने को तैयार हैं कि हाँ हम करें या ना करें वो जरूरी नहीं होता, पर वो आपको एक फॉर्म पे लिख के दे दें 50 लोग कि हाँ हम इसे, इस कैंडिडेट को एज इलेक्टर सपोर्ट करते हैं। 50 लोग वैसे लोग साइन करें और 50 लोग सिकेंडर्स, जो कह रहे हैं कि हाँ हमारी सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस ये रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो टोटल 100 लोगों की आपको सपोर्ट लेके आनी है पहले, फिर ही आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकते। इससे क्या इंश्योर हो जाता है कि देखो कोई भी फालतू में पेपर नहीं भरेगा। जो बंदा अलग अलग कैंडिडेट्स के पास जा चुका है, उनसे सपोर्ट की बात कर चुका है और उसे कुछ सपोर्ट मिली है, 50 की सपोर्ट कुछ भी नहीं होती। जब अराउंड आपने 3,000 से ज्यादा लोगों को कन्विंस करना है, 50 50 100 लोगों की सपोर्ट कुछ नहीं है, मतलब 50 के लिए आप फर्स्ट प्रेफरेंस हो, कुछ भी नहीं है ये। पर वो कह रहे हैं कि इतनी तो दिखाओ, बाकियों को बाद में मना लेना कि इलेक्शन में खड़े होने की वर्दी भी हो, या बस ऐसे ही आ गए। दूसरा, आपको आरबीआई के पास 15,000 रुपए डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं, मतलब किसी बैंक पे जो आरबीआई रिसिप्ट करती है, बस कि आपको 15,000 रुपए जमा करवाने पड़ते हैं एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये हर इलेक्शन में ही होता है कि अगर आपने मिनिमम नंबर ऑफ वोट नहीं गेन की, फिर ये डिपॉजिट हमेशा जब्त हो जाता है। ये जो आपके एमएलए की भी इलेक्शन हो चाहे वार्ड मेंबर के भी हो, हर बारी सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता ही लगता है। वो इसीलिए लगाया जाता है कि कोई भी नॉन सीरियस कैंडिडेट खड़ा ना हो, क्योंकि ये हमेशा डर उनके मन में रहेगा। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर तुमने 1 6 सीटें नहीं जीती, जितनी भी टोटल लोग वोट डाल रहे हैं उसमें से 1 6 लोगों ने भी तुम्हारे लिए वोट नहीं डाला, यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं हो तुम उनकी, तुम्हारा ये 15,000 रुपये जब्त हो जाएंगे। इस कारण एक नॉन सीरियस कैंडिडेट अपने आप ही पैसे वेस्ट ना हो और ऐसी चीज ना हो, इस कारण वो आगे ही नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसलिए सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है। क्लियर है? अब अगर प्रेसिडेंट की इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट हो, किसी को कोई भी शक हो, डिस्प्यूट हो कि ये ऐसे होना चाहिए ऐसे होना चाहिए, कोई भी डिस्प्यूट है, ठीक है, या आपको लग रहा है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुई है, कुछ भी हुआ है, ठीक है, तो कहाँ जाके रिपोर्ट कर सकते हो? ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ही रिपोर्ट कर सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो भी फैसला देगी वो फाइनल होगा, उसके खिलाफ फिर कहीं और नहीं जा सकते। ठीक है, अ, अब इसकी मैं आपको एक और चीज भी साथ में बता देता हूँ। देखो, ये जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई इलेक्शन में डिस्प्यूट है, कुछ भी है, ये सिर्फ वही पर्सन कंप्लेंट कर सकता है जो खुद प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हुआ है। कोई रैंडमली और कोई उठ के कंप्लेंट नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं आज टीवी पे बैठ के प्रेसिडेंट के इलेक्शन देख रहा था कि अच्छा जी ऐसे कैसे, मुझे लग रहा है गलत हुआ है, मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। नहीं, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये चीज जरूरी है कि जो इलेक्शन लड़ रहे हैं सिर्फ वही कंप्लेंट कर सकते हैं। तो मैं 2022 के जो आपके प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए उसकी एक दिलचस्प चीज बताता हूँ, ऐसे ही इस चीज के रिगार्डिंग ही कि सुप्रीम कोर्ट में जो पीड़ित व्यक्ति है सिर्फ वही जा सकता है इस चीज को, जिसे लगता है कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है या इलेक्शन में गलत हुआ है। पर्सन का मैं नाम भूल गया। एक ऐसे ही किसी व्यक्ति ने 2022 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में नॉमिनेशन फाइल की प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने के लिए, तो ऑब्वियसली वो हार गए। ठीक है,
उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, एप्लीकेशन डाली कि मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया जाए। ठीक है, नई प्रेसिडेंट आपकी मुर्मू जो हैं वो आपकी अपॉइंट भी हो गई। पर उसके बाद एक पर्सन सुप्रीम कोर्ट गए और वो कहते हैं कि मुझे अपॉइंट कर देना चाहिए प्रेसिडेंट, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या गलत हुआ है, उन्होंने कहा कि मुझे जो ये सारा वोटिंग है इसके अंदर लोगों ने मेरे लिए वोट नहीं डाली है, ये तो पार्टी के बेसिस पे वोटें डली हैं, तो किसी ने मुझे कंसिडर नहीं किया, पर मैं ही जीतना चाहिए। तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल ही करना था। तो पर वही बात है, नॉन सीरियस कैंडिडेट खड़े भी हो जाते हैं, बाद में हार जाते हैं, तो कई लोग ऐसे भी फिर शिकायतें लेके चल जाते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट में जाके कहना कि मुझे अपॉइंट ही कर दो, उन्हें डिस्प्यूट भी कुछ नहीं था, उन्होंने कहा कि बस मेरी अपॉइंटमेंट दे दो मुझे, ठीक है, आप ऑर्डर जारी करो कि मैं ही प्रेसिडेंट बनूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज क्लियर है। तो अ, अगली चीज जो है, मतलब यहाँ पे सॉरी पहले हाँ एक चीज बता दो। अच्छा, कोई भी इस चीज पे प्रेसिडेंट की इलेक्शन नहीं चैलेंज कर सकता कि इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट था। इसका क्या मतलब है कि लेट्स सपोज अगर कुछ एमपी या एमएलए की सीट खाली पड़ी हुई है, कोई शायद रिजाइन डाल गया हो, ठीक है, किसी की डेथ होगी हो, देखो इंडिया में कोई ना कोई पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं सीटें खाली पड़ी रहती हैं, वहां पे बाद में जो इलेक्शन हो रहे होते हैं उन्हें बाई इलेक्शन कहते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीटें तो खाली होती हैं। तो वहां पे कभी भी मतलब तुम इस ग्राउंड पे वैसे भी नहीं चैलेंज कर सकते प्रेसिडेंट का कि जी वहां पे सीटें खाली पड़ी हुई थी, प्रेसिडेंट का सारा इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं था तो इलेक्शन वॉइड है, ऐसा नहीं होगा। और लास्ट चीज देखो, जब तक अगर ऐसा कोई फैसला आता भी है, लेट्स सपोज सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कैंसिल भी करवा देता है, उससे पहले अगर किसी पर्सन ने प्रेसिडेंट का ऑफिस संभाल लिया, संभालने के बाद आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो पूरी सुनवाई की, मतलब उसके बाद लेट्स वो कैंसिल कर दी इलेक्शन, पर कैंसिल करने की डेट से लेके उस पर्सन ने जो प्रेसिडेंट का ऑफिस जो मतलब पहले संभाल लिया था और जो कैंसिल करने की डेट है, इसके बीच में उस प्रेसिडेंट ने जितने भी काम कर लिए थे एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे, उन सबको वैलिड माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उसने एज अ पोजिशन पे पोजिशन संभाल के काम किया है, तो वो इनवैलिड नहीं होती पोजिशन, उसे उस उन कामों को वैलिड माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे याद रखना कि वो काम कैंसिल नहीं होते अगर उस पर्सन ने चार संभाल लिया था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो इलेक्शन कैंसिल कर दिया, तो जो भी उसने अपने काम किए थे वो सबको वैलिड ही कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है री इलेक्शन। देखो कोई भी पर्सन री इलेक्शन में खड़ा हो सकता है और चुना जा सकता है, ये सारी की सारी चीज यहाँ पे। ठीक है, कि आप इलेक्शन में दोबारा दोबारा भी खड़े हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ये सुबह आपको मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। नेक्स्ट, टर्म ऑफ द ऑफिस क्या मिलता है, देखो 5 साल का टेन्योर मिलता है, जो भी पर्सन प्रेसिडेंट के ऑफिस में होता है वो कभी भी रिजाइन डाल सकता है, वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देके उससे खुद रिमूव किया जा सकता है। एक फॉर्मल मोशन होता है प्रेसिडेंट के लिए जिसे कहते हैं इम्पीचमेंट, ये अगले लेक्चर में कवर होगा वाइस प्रेसिडेंट के साथ। ठीक है, एक ही ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड पे। पर ये जो ग्राउंड है ना वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कि इसका मतलब क्या है। प्रेसिडेंट को रिमूव करने का ग्राउंड जरूर दिया हुआ है कि उस प्रेसिडेंट सिर्फ एक ही ग्राउंड पे रिमूव हो सकता है, वो है अगर वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। पर अभी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है वो एक्सप्लेन नहीं किया हुआ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। और अगर और लास्ट जो पॉइंट है सी पॉइंट, अगर लेट्स सपोज उसका टर्म खत्म हो गया है पर अभी तक कोई नया पर्सन इलेक्ट नहीं हुआ, कोई भी इंसिडेंस हो सकता है कि लेट्स सपोज वॉर छिड़ी हुई है, हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं करवा पाए, कोई भी डिले हुआ है, तो जब तक कोई नया पर्सन प्रेसिडेंट का ऑफिस नहीं संभाल लेता, नया पर्सन इलेक्ट होकर नहीं आता, जो पर्सन ऑलरेडी ऑफिस में बैठा हुआ है ना वो कंटिन्यू करता रहेगा। ठीक है, तो 5 साल से ज्यादा भी टर्म मिल सकता होता है, पर ये सिर्फ इस एक्सेप्शन में कि किसी कंडीशन के कारण इलेक्शन नहीं हो पाए। ठीक, नहीं तो 5 साल का टर्म ही है। ठीक है, प्रेसिडेंट जब भी रिजाइन करता है वो हमेशा स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पब्लिक, हाउस ऑफ पीपल जो आपका लोकसभा है, उसके स्पीकर को इन्फॉर्म कर देता है कि मैं रिजाइन करके जा रहा हूँ।
ओके बाय, ठीक है। अब उसके रिजाइन करने के बाद देखो, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, पूरे इंडिया का हेड है, प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली नहीं हो सकती। तो प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालेगा कौन? कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी भी तैयारी की हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है वैकेंसी इन ऑफिस में, अगर उसका टेन्योर, ठीक है, अलग अलग सारे सिनेरियोज हैं, अगर उसका 5 साल का टेन्योर खत्म हो गया है और कोई नया पर्सन नहीं चुना गया, तो पुराना पर्सन कंटिन्यू करता रहता है अनटिल उसका सक्सेसर ना आ जाए, ठीक है, तब तक वो पुराना पर्सन ही कंटिन्यू करता रहेगा। पर अगर कोई पर्सन रिजाइन करके चला जाता है या उसकी डेथ हो चुकी है ऑब्वियसली, तो ऑफिस अपने आप खाली हो जाएगा, ठीक है, या उस पर्सन को रिमूव कर दिया गया है। इन तीनों केसेस में इंडिया के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है ना, वो बनाया ही इन केसेस के लिए गया। अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी भी खाली पड़ गया, वाइस प्रेसिडेंट का काम है कि वो एज एक्टिंग प्रेसिडेंट कुर्सी संभाले, और जब वो प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालेगा, वो वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटीज निभाना बंद कर देगा, वो फुली सिर्फ प्रेसिडेंट की ड्यूटीज ही निभा रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज यहाँ पे इस तरीके से आ जाती है, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज याद रखना। इवन अगर कोई बहुत लंबे टाइम तक जब आपका प्रेसिडेंट बीमार पड़ जाता है ना, तब भी आपका वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर कर लेता है, जब तक प्रेसिडेंट दोबारा ऑफिस में ठीक होके ना आ जाए, तब तक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पे काम करने लग जाता है। वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं काम कर रहा होता, वो प्रेसिडेंट के तौर पे, तो उसे सारी फैसिलिटी सब कुछ प्रेसिडेंट के मुताबिक ही मिलता है, ठीक है, क्लियर है। तो अब लास्ट में प्रेसिडेंट ओथ किसके आगे लेता है? प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे ओथ लेता है, ठीक है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है, जो भी सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का जो अवेलेबल है, उसके आगे वो ओथ ले लेता है, ठीक है। प्रेफरेंस होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो वैसे ओरिजिनली भी इंडिया में हाईएस्ट सबसे सीनियर जज, सीनियर मोस्ट जज पूरे इंडिया का ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माना जाता है, तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का भी सीनियर मोस्ट वही है। पर अगर वो नहीं है, तो उसके बाद जो भी सीनियर मोस्ट हैं सीजीआई के बाद, उनमें उसकी प्रेफरेंस है। उससे अगला अगर वो भी अवेलेबल नहीं है, उससे अगला जो भी अवेलेबल है, वो प्रेसिडेंट को ओथ दे दिलवाते हैं, ठीक है, ऑफिस की। तो ये सारी चीज यहाँ पे इस तरीके से क्लियर है। अब देखो इसके बाद जो चीज है, वो है आपका वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस। आ गया। वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस अपने आप में कोई ज्यादा अलग नहीं है, ठीक है, ये बहुत जल्दी हमारा पूरा हो जाएगा बीच में। हम्म तो वाइस प्रेसिडेंट का अपने आप में ऑफिस कोई ज्यादा बड़ा और मुश्किल नहीं है। कल ये करेंगे, और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी साथ में ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों लेक्चर आपके थर्ड लेक्चर में होंगे इसके, वो चीज़ यहाँ से कल कंटिन्यू होगी। थैंक यू एंड सी यू।